जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग अक्टूबर 2022 के इंडेक्स और रैंकिंग्स को डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही छोटा लेकिन इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वीडियो होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे जल जीवन मिशन की फंक्शनैलिटी असेसमेंट हुई थी फिजिकल ईयर 21-22 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसमें ये दो कैटेगरीज निकल के आई थी, जिसमें 60% टैप वाटर कवरेज कैटेगरी का एक रैंकिंग की गई थी। ठीक है, तो 60% में कौन कौन ज़्यादा है और 60% से टैप वाटर कवरेज किस में कम है, यही निकल के आया था फंक्शनैलिटी असेसमेंट में। ठीक है दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि जल जीवन मिशन किस ईयर में लॉन्च हुआ था। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं पूछूंगा, इतना ही पूछूंगा कि जल जीवन मिशन जो एक स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो वो किस सन में लॉन्च की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो 60% से ज़्यादा टैप वाटर कवरेज है, उसमें पुदुचेरी नंबर 1 है स्टेट में, अरे सॉरी यूनियन टेरिटरी में, और गोवा में नंबर स्टेट में है नंबर 1 गोवा। ठीक है, और उसी तरीके से जो लेस देन 60% टैप वाटर कवरेज है, उसमें पहले नंबर पे है तमिलनाडु और दूसरे नंबर पे है मेघालय। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। तो इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक, जिसके लिए मैंने ये चैनल खोला है आपकी हेल्प करने के लिए, इफेक्टिव लर्निंग करने के लिए, ताकि आपको ट्रिक्स एंड टिप्स से सारे करंट अफेयर्स आपके पूरे होते रहें। कहीं भी कोई अक्टूबर 2022 के कोई भी करंट अफेयर ना छूटे, सारी रैंकिंग्स कवर हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक ट्रिक है दोस्तों, 60% से ज़्यादा होना चाहिए ना, मतलब ये जो रैंकिंग है ये 60% से ज़्यादा वाली है। तो याद रखिएगा, आजकल क्या होता है ना एग्जाम में, जो भी एक महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं जिसमें मास्टर्स मांगते हैं, उसमें मास्टर्स में 60% से ज़्यादा मांगते हैं। ठीक है, 60% से ज़्यादा है तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 60% पीजी में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 60% पीजी में होना चाहिए। पीजी मतलब पुदुचेरी और गोवा। ठीक है, अब आपको याद रखना, यहाँ यूनियन टेरिटरी है पीजी, पी से पुदुचेरी, आप पंजाब मत लगाया आइएगा। ठीक है, और ये गुजरात मत लगाया आइएगा, ये सब याद रखना होगा। ठीक है, इतना तो आप लोग याद रखेंगे ही ना, पीजी, पुदुचेरी और गोवा याद रखिएगा। एक यूनियन टेरिटरी और एक बहुत ही छोटा स्टेट है। छोटा स्टेट है तभी जल्दी 60% टैप वाटर कवरेज कैटेगरी में आ गया। छोटा बड़ा स्टेट होता है तो जनरली थोड़ा टाइम लगता है, जैसे दोनों बड़े स्टेट हैं तो यहाँ आने में टाइम लगा है। ठीक है, तो लेस देन 60% में है हमारे पास तमिलनाडु और मेघालय। इनका ये अगर आजकल क्या हो रहा है ना कि कई आपने देखा होगा, बहुत न्यूज़ आती है बाहर कि गूगल पे न्यूज़, अरे यूट्यूब पे न्यूज़ रहती है, कहीं पे भी न्यूज़ रहती है सोशल मीडिया पे, कि जो दुल्हन रहती है, ब्राइड रहती है, उसने बारात लौटा दी क्योंकि उनके घर में टैप वाटर नहीं था, या फंक्शनल टॉयलेट नहीं था, या ऐसे कर करके कुछ, मतलब सोशली एक्सेप्टेबल डिमांड जो होती है लोगों की नहीं पूरी होती, तो वो नहीं मिल पाती, मतलब लोग का ब्याह नहीं हो पाता, लोग बहुत मुश्किल में आ जाते हैं कि अब लो अब शादी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे यही है कि अगर 60% टैप कवरेज कम है तो नहीं मिल पाएगी मेघा। ठीक है, मिल नहीं पाएगी मेघा, तो आप याद रखिएगा मेघा यहाँ पे एक इमेजिनरी कैरेक्टर बना लीजिए। आपको सिर्फ एग्जाम के लिए ये पढ़ना है, इसका आपके आगे जीवन में कोई यूज़ नहीं है, इसलिए सिर्फ हम लोग को एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पर ध्यान देना है। जितना हो सकता है प्रैक्टिकल टाइम का यूज़ उतना हम लोगों को करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ के करंट अफेयर्स आप जान के खुद को अच्छा लगा सकते हैं, पर एंड रिजल्ट आपका ये होना चाहिए आपकी कि आपके हाथों में जॉब होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी, तभी आप अपने जीवन के सपने, मम्मी पापा के सपने और एक अच्छी लाइफस्टाइल अपने आप को दे पाएंगे। ठीक है, तो 60% से कम रहेगा तो नहीं मिलेगी मेघा, नहीं मिल पाएगी मेघा। मिल से मतलब तमिलनाडु, और मेघा से तो समझ में ही आएगा मेघालय, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और 60% चाहिए पीजी में। ठीक है, पीजी मतलब पुदुचेरी और गोवा, फंक्शनैलिटी असेसमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फंक्शनैलिटी असेसमेंट का मेजर्स क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे आया है ये घूम के चक्कर, कि फंक्शनल टैप वाटर जो कनेक्शन होता है वो क्या क्या क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। सप्लाई ऑफ एडिक्वेट वाटर, एडिक्वेट वाटर का सप्लाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस नल लगा है, आवाज़ ही आ रही है, नल आ ही नहीं रहा है, मतलब पानी आ ही नहीं रहा है। ठीक है, सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर पोटेबल प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी, मतलब पोटेबल वाटर की जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी है उसके हिसाब से पानी आना चाहिए। ऐसा नहीं एकदम मटमैला पानी है, जैसे जब पहले पुराने ज़माने में पंप वम्प चलते थे तो 2-3 मिनट तो एकदम मटमैला पानी आता था, मिट्टी वाला पानी आता था, तो वैसा पानी नहीं आना चाहिए। जो भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं या प्रिस्क्राइब क्वालिटी है वाटर की, वैसा पानी आना चाहिए। ठीक है, और डेली बेसिस पे आना चाहिए, एक एक हफ्ता ऐसा नहीं एक बार आया तो 10 दिन आया ही नहीं। ठीक है दोस्तों,
तो ये चीज़ें हैं, इसे आपको याद नहीं करना, बस ये तो देखिए प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको एडिक्वेट वाटर चाहिए होगा, पोर्टेबल वाटर चाहिए होगा, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे चाहिए होगा। तो ये जो फंक्शनैलिटी असेसमेंट है वो कैरिड आउट इन 712 डिस्ट्रिक्ट्स। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 60% पीजी में होना चाहिए, ठीक है, पीजी मतलब पुदुचेरी और गोवा, और 60% से कम रहेगा तो नहीं मिल पाएगी मेघा जी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि अक्टूबर 1 to 4 2022 को 6th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस वाज हेल्ड इन दिल्ली, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड सेल्युलर ऑपरेशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑन द थीम। तो इसकी थीम क्या थी, जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस हुई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, डिजिटल आत्मनिर्भर, न्यू डिजिटल यूनिवर्स, न्यू डिजिटल मेटावर्स, या डिजिटल हेट एंड मिस इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको इनाग्रेट किया था, मोदी साहब ने। तो जहाँ जहाँ मोदी साहब के कदम पड़ते हैं वो चीज़ें अपने आप इम्पोर्टेंस में आ जाती हैं, ठीक है, उनका रेलेवेंस अपने आप स्काई रॉकेट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है, और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि ये तो चलिए आप ये समझ जाएंगे मोबाइल कांग्रेस है तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ही ऑर्गेनाइज कराएगी, इतना तो चलिए आप लोग लिंक कर लेंगे। पर उसके साथ साथ किसने कराया है आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें सिर्फ आपको यही नहीं देखना है कि जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ सही है या गलत है, बल्कि और जो चीज़ें हैं, जो और डायमेंशंस है, उन्हें भी कैप्चर करना है, ठीक है दोस्तों। चिड़िया की आंख जैसे अर्जुन ने देखी थी ना, भेदी थी, वैसे ही आपको इसमें से कई चिड़िया की आंख को निकालना है खुद से, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज करवाया था, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है, आंसर बताता हूँ मैं। अगर आप सोच रहे हैं कि डिजिटल आत्मनिर्भर है आजकल, आत्मनिर्भर बहुत प्रचलन में है, तो दोस्तों आपका आंसर गलत है, क्योंकि सही आंसर है इसका न्यू डिजिटल यूनिवर्स, ठीक है दोस्तों। तो हमारे मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था विद द थीम न्यू डिजिटल यूनिवर्स, ठीक है, न्यू डिजिटल यूनिवर्स। तो आप याद रखेंगे ना आत्मनिर्भर, ना मेटावर्स, बल्कि यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स पे राज करना है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में ही है। अब ये इंटरनेट और ये सब चीज़ें, मेटावर्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें तो आई जा रही हैं, तो पूरे यूनिवर्स को ये एनवलप कर लिए एक तरीके से, ठीक है। तो याद रखिएगा, बस यूनिवर्स याद रखिएगा, ठीक है, न्यू डिजिटल यूनिवर्स। तो इसका सही आंसर है न्यू डिजिटल यूनिवर्स। और किसने ऑर्गेनाइज कराया था, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड सेलुलर ऑपरेशंस ऑफ इंडिया, ठीक है, सेलुलर ऑपरेशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, लावा अनवील्ड इट्स फर्स्ट अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन। ये एक्चुअली लेना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि मैं लक के भरोसे दोस्तों कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मेरे साथ हमेशा होता है, मैं जो भी चीज़ छोड़ के जाता हूँ पता नहीं क्या दिक्कत है एग्जामिनर को मेरे साथ, वो ज़रूर पूछता है। तो दोस्तों मैंने जो गलती की है मैं आपको वो गलती नहीं दोहराने दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए 2 सेकंड 2 मिनट का काम है इस क्वेश्चन को याद करने का, इसमें और कुछ नहीं है, तो मैं क्यों रिस्क लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके ऑप्शंस हैं, तो लावा ने अपना जो अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है उसका क्या नाम है, ब्लेज 5G, क्रेज 5G, स्ट्रैंजी 5G, या पॉकेट 5G। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्लेज 5G, ठीक है। जो लावा ने अनवील किया है अपना अफोर्डेबल 5G, वो ब्लेज 5G है उसका नाम। तो आप याद करें, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लावा होता है हमेशा ब्लेजिंग होता है, ब्लेजिंग मतलब बहुत लाइटिंग होती है, ठीक है, बहुत ही देखनी लाल पीले कलर का निकलता है अंदर से लावा वोल्केनो से, तो वो बहुत ही ब्लेजिंग होता है, ठीक है। तो इसमें याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो लावा हमेशा ब्लेज करेगा, इसलिए ब्लेज 5G फ़ोन आया है, ठीक है। अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कितने रुपए का है, कब निकाला था, ये था। तो आपको ये भी देखना है क्या क्या अवॉइड करना है, ठीक है। तो दोस्तों लावा ने ब्लेज 5G लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर वर्ल्ड कांग्रेस, किसी कांग्रेस मतलब एसोसिएशन ऑफ पीपल, ठीक है, तो कोई भी किसी भी चीज़ की कांग्रेस अगर इंडिया में होती है, कोई कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, कोई इवेंट इंडिया में होता है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगले साल अब G20 होना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो वो अब खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल क्वेश्चन ये है कि जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस होगा वो फरवरी 2023 में होगा, ठीक है, पर कहाँ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन आपका यही है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन विच प्लेस इन फरवरी 2023, ठीक है। आपके ऑप्शन है दोस्तों दिल्ली, मुंबई, केरला, या कानपुर। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं
हर चीज़ की तरह हर चीज़ दिल्ली में होगी तो दोस्तों आप गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर है दोस्तों मुंबई। ठीक है दोस्तों, मुंबई इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसको याद करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक है। स्पाइस मतलब मसाला। अब वो मसाला वो जुआ केसरी वाला मसाला नहीं, ये लौंग इलायची ये सब स्पाइसेस जिसके चक्कर में इंडिया गुलाम हो गया था, ठीक है, वो वाला मसाला। आप लोग हमेशा वहीं समझते हैं। तो स्पाइस कहाँ जाता है? मुंह में जाता है ना, MU, ठीक है, MU, तो मुंह से मुंबई। अब कान में तो डालेंगे नहीं आप, इसलिए कानपुर नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो बहुत आसानी से याद हो गया। स्पाइस कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं, मुंह मतलब मुंबई। ठीक है, तो ये मुंबई में लॉन्च होगा। और इसके ये कब होगा दोस्तों? February 2023 में, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ G20 मीट। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कब होगा, ये तो G20 की साइड लाइन्स पे होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो वर्ल्ड 14th होगा, 14 नंबर का है ये, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसमें भी आप दिमाग लगा सकते हैं अपना। 14 फरवरी तो मतलब मुझे लगता है कि कोई शायद ऐसा होगा इस एज में जिसको नहीं पता होगा 14 फरवरी का रिलेवेंस। ठीक है, वैलेंटाइन होता है जी। आपकी वैलेंटाइन नहीं हुई है तो भी आपको स्पेशल लोनली इतना ज़्यादा फील होता है उस दिन कि क्या बताएं। मतलब मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, एक जनरल बात है, लोग बहुत ही उदास हो जाते हैं उस दिन, बहुत ही लोनली हो जाते हैं। जिनकी गर्लफ्रेंड होती है वो भी लोनली हो जाते हैं, पता नहीं वो क्यों लोनली हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 14 फरवरी को, 14 मतलब 14th एडिशन ऑफ फेब्रुवरी को मसाला बढ़ाने के लिए, मुंह में मसाला बढ़ाने के लिए स्पाइस कांग्रेस हो रही है। ठीक है, तो स्पाइस कांग्रेस बहुत ही आसानी से आप याद कर लेंगे। ठीक है, स्पाइस जाएगी मुंह में, कब जाएगी? 14 फरवरी को। ठीक है, 14 मतलब 14th एडिशन है और फरवरी में ये होगा। देखिए मैंने सारे डायमेंशन आपके कवर करा दिए हैं, याद रखिएगा। इट विल बी ऑर्गेनाइज बाय स्पाइसेस बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, थीम क्या है? स्पाइसेस। ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं, स्पाइसेस ही थीम होगी। ठीक है, थीम स्पाइसेस होगी। ये 14th एडिशन है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का। तो विजन 2030 स्पाइसेस। ठीक है, ये तो पूछेंगे नहीं क्योंकि स्पाइसेस तो ऑलरेडी इसमें है, तो ये तो नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्पाइसेस कहाँ होंगे? मुंह में। कब होंगे? 14 फरवरी को। ठीक है, 14 से एडिशन है, फरवरी में होंगे 2023। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों ये व्हाट इज़ मोंडिया कल्ट? मोंडिया कल्ट क्या है? मोंडिया कल्ट 2022 क्या है? इज इट कल्चरल कॉन्फ्रेंस, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस या लीगल कॉन्फ्रेंस? तो दोस्तों इसको बताने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, थोड़ी फ़नी है पर इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो डांडिया है, डांडिया DANDI है, डांडिया वो जो खेला जाता है ना, गरबा डांडिया, वो गुजरात में होता है। ठीक है, गुजरात में। अगर वो, और डांडिया क्या है? एक कल्चरल एक्टिविटी है। ठीक है, और अगर वो मुंबई में होने लगे तो उसका क्या नाम होगा? मोंडिया कल्ट। ठीक है दोस्तों, तो खैर मोंडिया कल्ट मतलब, मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि ये कल्चरल कॉन्फ्रेंस है, यूनेस्को की एक कल्चरल कॉन्फ्रेंस है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये मुंबई में होने लगा है, बस हम आपको एक तरकीब है यूज़ करने के लिए कि आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाए। मतलब मोंडिया कल्ट मतलब डांडिया को देख के मोंडिया लोग शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये कल्चरल कॉन्फ्रेंस है यूनेस्को की। ये कहाँ हुई है? मोंडिया, M है मतलब, तो M से मोंडिया और M से मेक्सिको। ठीक है, ये मेक्सिको में हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल साहब ने यूनेस्को, ये यूनेस्को की है। ठीक है, मोंडिया कल्ट रिप्रेजेंट किया इंडिया को विद डेलीगेशन। ये क्या है? द मेन एम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी थ्रू कल्चरल पॉलिसीज इन रिस्पेक्ट टू द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये यूनेस्को मोंडिया कल्ट 20 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है क्या? ये इट्स अ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मोंडिया कल्ट इज कन्वीन्ड बाय यूनेस्को 40 years आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड मोंडिया कल्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज वर हेल्ड इन मेक्सिको इन 1982। ठीक है, तो 1982 के बाद ये थर्ड कॉन्फ्रेंस है। पहली 1982 में हुई थी, दूसरी 1998 में हुई थी, और तीसरी अब हो रही है। ठीक है, तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कौन सी है ये मोंडिया? थर्ड कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, थर्ड कॉन्फ्रेंस है, 1982, 1998 और अब मतलब 2022 में। ठीक है, मेक्सिको में हुई है। ठीक है, याद रखिए। M से मोंडिया मतलब डोंडिया, डोंडिया मतलब कल्चरल एक्टिविटी, और M से मोंडिया और M से मेक्सिको। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी टिपिकल है पर जुगाड़ ही कर सकते हैं ना हम लोग, या तो आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना दूसरी ट्रिक हम बना ही रहे हैं।
काहे परेशान होना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि इंडिया अलॉन्ग विद विच अदर कंट्री एंटर्ड द टॉप 40 फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ पहली बार टॉप 40 में एंट्री मारी है अपनी। ठीक है, ये देखिए डायमेंशन ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्स का लेवल दोस्तों बहुत बढ़ रहा है, तो हमें उसी के साथ पेसअप करना होगा। नहीं तो आप पुराने ढर्रे से तैयारी करते रहेंगे एंड एक्सपेक्टिंग दी ग्रेट रिजल्ट इज जस्ट अ फॉली। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को डायमेंशनली हर चीज़ सोचना है, हर चीज़ समझना है, और जो बहुत ही सतही चीज़ें हैं वो तो याद हो ही जाएंगी, वो तो कहीं ना कहीं से आप इंस्टाग्राम पे कहीं कुछ न्यूज़ में ऐसे ही पढ़ लेंगे। पर जो थोड़ी सी इन डेप्थ चीज़ें हैं वो भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इन डेप्थ का मतलब कई डायमेंशंस के। अब जैसे यही है कि इंडिया ने किसके साथ एंट्री मारी है इन टॉप 40 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं तुर्की, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, इजिप्ट। तो ये टर्की का नाम हो गया ना, तुर्की, ये नया नाम रखे हैं लोग। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस ये हैं, बताइए दोस्तों। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं साउथ कोरिया आंसर है तो गलत है, इंडोनेशिया भी गलत है, इजिप्ट भी गलत है, क्योंकि दोस्तों सही आंसर है तुर्की है। ठीक है, तो ये जो 15वां एडिशन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का, 15th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि लॉन्च किया जाता है, मैंने आपको बताया ना, वीपो द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाज लॉन्च इन विच इंडिया रैंक्ड एट 40th पोजीशन। ठीक है, 40th पोजीशन इंडिया की थी। लेकिन ज़रूरी बात ये है, इट शुड बी नोटेड दैट इंडिया अलॉन्ग विद तुर्की एंटर द टॉप 40 फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इंडिया ने तुर्की के साथ, ठीक है, तुर्की के साथ टॉप 40 में एंट्री मारी है। ठीक है, इंडिया 2021 में इंडिया की रैंक थी 46। ठीक है दोस्तों, 46 रैंक थी, और इस बार क्या रैंक है 40। ठीक है, अली बाबा 40 चोर। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया बाबा 40 चोर, मतलब इंडिया में 40 चोर नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब अली बाबा 40 चोर, आप ऐसे याद रख सकते हैं इंडिया की रैंकिंग। और जो ग्लोबल इनोवेशन मतलब क्या होता है, आप याद रखिएगा आईटी में इनोवेशन, आईटी से यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ मेरा मतलब है इंडिया और तुर्की है। ठीक है, अब यहाँ पे ताइवान तो होगा नहीं, ताइवान तो बहुत आगे है, तो तुर्की ही होगा। ठीक है, तो आईटी जैसे ही आपसे पूछा जाए GII, आपसे क्वेश्चन भले यही पूछा जाए कि रैंक क्या होगी, रैंक क्या है, पर आपको ये याद होना चाहिए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मतलब आईटी में इनोवेशन, आईटी मतलब इंडिया और तुर्की ने पहली बार टॉप 40 में एंट्री मारी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एज यूजुअल स्विट्जरलैंड नंबर 1 है। ठीक है, ये पता नहीं 12 साल से, पता नहीं क्या इनोवेशन करते हैं ये लोग, 12 साल से हिला ही नहीं पाए हैं इनका कोई। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, लगता है इनके यहाँ वो स्विट्जरलैंड है ना, वो स्विस मनी है, तो इनको ऑलरेडी बहुत ही हाई रहना होता होगा, नहीं तो चप जाएंगे सब। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इसकी रैंकिंग बहुत ज़रूरी है, पर फिर भी मैंने एक अलग डायमेंशन के लिए आपके एक क्वेश्चन जोड़ दिया है। तो आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स इज द एडिशन, मतलब इज विच एडिशन ऑफ दिस इंडेक्स। तो ये जो CRI इंडेक्स है, ये कौन सा एडिशन है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी रैंक तो जो थी मेरे हिसाब से 1 2 3 थी, 123rd इंडिया की रैंक थी, पर ये कौन सा इंडेक्स है, किस नंबर का इंडेक्स है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था ना वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 14 फरवरी को, वैसे ही आपको ये बताना कि इसे किस इंडेक्स, कौन सा एडिशन में ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, कौन सा एडिशन लॉन्च हुआ है, सॉरी। तो आपके ऑप्शन है 4th, 5th, 6th या 7th। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, इजी आंसर है 4th। ठीक है, 4th एडिशन लॉन्च किया गया है। तो याद रखने के लिए आपको याद रखना है, एक कमिटमेंट, एक रिड्यूसिंग, एक इनइक्वालिटी, एक इंडेक्स। ठीक है, तो 4 हो गए, तो इसलिए 4 एडिशन है। ठीक है, अब अगले साल 5वां को तो देखा जाएगा, तब तक हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, आपको ये सब पढ़ना ही ना पड़े, आप ऐश करिएगा। ठीक है, तो खैर अभी के लिए ये ऐसे याद रख सकते हैं कि चौथा एडिशन है ये। ठीक है, और इसकी रैंक क्या है 1 2 3, तो 4 से पहले क्या आता है 1 2 3। ठीक है, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, that is 4th edition, India has climbed 6 places to rank 123, यहाँ पे 123 1 छुप गया, 123 out of 161 countries for reducing inequality but continues to perform low in health spending। ठीक है, ये किसके किसके कोलैबोरेशन का पार्ट है, CRI इंडेक्स, डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल एंड ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल। ठीक है, इन दोनों का पार्ट है। पहले कौन था, नॉर्वे है, टॉप किया है नॉर्वे ने, हमेशा ऐसे ही लोग नोवाई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही टॉप करते हैं। ठीक है, खैर आपको याद हो गया ना, कमिटमेंट, रिड्यूसिंग,
इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो कितने लेटर हुए? 4, इसलिए एडिशन भी हुआ 4। अब 4 के पहले क्या क्या है? 1 2 3, जो कि रैंकिंग है। ठीक है, यही रैंकिंग है। 161 कंट्रीज हुए। ठीक है, अब टोटल कंट्रीज नहीं पूछेंगे कितनी कंट्रीज थी, बट जितने जितना डायमेंशन आपको पूछा है मैंने आपको कवर करा दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है 2023 की, उसमें कितने इंडियन इंस्टीट्यूशंस फीचर किए गए हैं? फीचर किए मतलब कितना लिस्ट में है। तो हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूशंस फीचर्ड इन द रैंकिंग ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 75, 80, 85 या 90। तो दोस्तों आपका सही आंसर है, सही आंसर और आसान आंसर है, सॉरी थोड़ा सा फंबल हो गया। आंसर है 75। हम लोग जानते ही हैं कि 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम लोग अपनी आज़ादी की, तो इसीलिए 75 इंस्टीट्यूशंस इन्होंने इंक्लूड किए। मतलब ये मुझे नहीं पता इसके पीछे लॉजिक यही है कि नहीं है, पर मुझे यहाँ पे लॉजिक फिट करना था, एक अपना वो बनाना था, फिट करना था, इसलिए मैंने अपना फिट कर दिया है, जो कि आप लोग को बहुत आसानी होगी। ठीक है, इसको तो आपको दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है पहला नंबर है ऑब्वियसली आईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। ठीक है, ये कौन से बैंड में आई थी? 250 से 300 के में। बताइए इसी में इतना खुश है। इट इज़ द ऑल्सो ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू मेक इनटू टॉप 300। बाप रे, चलिए ठीक है, अब जो भी है ठीक ही है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितने इंडियन इंस्टीट्यूशंस फीचर किए गए हैं टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में? 75। क्यों? क्योंकि हम लोग 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपनी आज़ादी की, इसलिए 75, हर चीज़ देखिए 75। अभी वो कौन सी रामसार साइट्स होती है उनको 75 कर दिया गया, तो ऐसे कर करके कर रहे हैं ना। तो वैसे ही इन्होंने भी सोचा होगा चलो मोदी जी का साथ दे दिया जाए, इन्होंने भी 75 इंस्टीट्यूशंस रैंक करा दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों ये एक फैक्ट मुझे मिला, मैंने बाद में इंक्लूड किया, मुझे अच्छा लगा कि जो शुगर सीजन है, शुगर सीजन ऑफ अक्टूबर टू सितंबर मतलब 2021 से 2022, a record amount of more than 5,000 lakh metric tons of sugar was produced in the country, making India the largest producer, consumer and second largest exporter of sugar in the world। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मीठा मीठा प्रोड्यूस किया जाता है और मीठा कंज्यूम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मीठा प्रोड्यूस किया जाता है और मीठा कंज्यूम किया जाता है, पर एक्सपोर्ट हम दूसरे नंबर पे हैं एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, हम लोग खुद ही इतना कंज्यूम कर लेते बचता ही नहीं है, इसलिए सेकंड नंबर है एक्सपोर्टर का। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर पहले है, बेचते बाद में है। ठीक है, बेचते मतलब दूसरी बार में, तो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट कहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही वन लाइनर है, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, और स्पेशली अगर नाबार्ड वाले हैं या ऐसे एग्रीकल्चर एग्जाम एएफओ टाइप के हैं तो वो ज़रूर खासा ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स जो मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज रिपोर्ट निकालती हैं, गवर्नमेंट विंग्स रिपोर्ट निकालती हैं, उसके हिसाब से वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और स्पेशली कोई एग्रीकल्चर से जुड़ी चीज़ है, कोई इंडस्ट्री से जुड़ी चीज़ है, कोई कमर्शियल से कॉमर्स से जुड़ी चीज़ है, तो वो अपने आप में ऑलरेडी रिलेवेंस उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, विच स्टेट इमर्ज्ड एज अ टॉप परफॉर्मर इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड ग्रॉस वैल्यू आउटपुट। ठीक है, तो कौन सी ऐसी स्टेट निकली जो इमर्ज की है एग्रीकल्चर और ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। जो यहाँ उत्ते होनी हो उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश है, बड़ा सा है, सबसे ज़्यादा वही परफॉर्म किया होगा। अच्छा नहीं दोस्तों, आपका आंसर गलत है, ना ही इसका आंसर मध्य प्रदेश है दोस्तों, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, आंध्र प्रदेश इमर्ज एज अ टॉप परफॉर्मर इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड ग्रॉस वैल्यू आउटपुट। ठीक है, तो the report focuses on the value of output from agriculture, forestry and fishing sectors। ठीक है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश हैज विटनेस 92% ग्रोथ। बाप रे गजब। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको याद दिला दें, अब एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो यहाँ ए है।
ठीक है, यहाँ भी ये है, ठीक है, और इनकी कैपिटल में भी ये है अमरावती। तो देखिए तीनों कैसे लिंक हो गए, ठीक है, आराम से। ए एग्रीकल्चर में कौन टॉप किया है, आंध्र प्रदेश, और उसको वेरीफाई करने के लिए आपके उसकी कैपिटल भी ए होनी चाहिए। मान लीजिए अरुणाचल दे दिया तो इसकी कैपिटल तो ए से है नहीं, या कोई और ए नाम से कोई और स्टेट मुझे याद नहीं आ रहा अभी, या जो भी है, पर आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश यहाँ पे ए से आंध्र प्रदेश, ए से एग्रीकल्चर, ए से उसकी कैपिटल, ठीक है। इनकी ग्रोथ है 92.4%। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि केरला ऐसा स्टेट है जिसने निगेटिव ग्रोथ की है, मोर देन 10%, ठीक है, निगेटिव ग्रोथ केरला की है, ठीक है। तो आप याद रख लें केवल केवल एक की निगेटिव ग्रोथ है, केवल, केवल से मतलब केरल, ठीक है, केवल एक की निगेटिव ग्रोथ है और वो है केरल। देखिए केवल केरल, ठीक है। तो पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए। तो जो एग्रीकल्चर वाली जो एनएसओ की रिपोर्ट है उसके अनुसार एग्रीकल्चर में किसने टॉप किया दोस्तों, ए मतलब आंध्र प्रदेश, मतलब अमरावती वाला आंध्र प्रदेश, डबल ए, ठीक है। और किसने निगेटिव ग्रोथ दिखाई है, तो केवल निगेटिव ग्रोथ केरल में है, ठीक है, केवल से केरल, ठीक है दोस्तों। मुझे बस मैं पूछ ही सकता हूँ आप लोगों से, आप लोगों को ट्रिक अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कुछ तो करिएगा कि थोड़ा ऐसे ही मोटिवेटेड रहूँ, ठीक है दोस्तों। और अगर नहीं भी करना है तो बस आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है, बस आप एग्जाम में अच्छा करिए, खूब मेहनत करिए, बाकी जो मेरा होगा देखा जाएगा, किसी और का होगा देखा जाएगा, पर आप अपना भविष्य बहुत मजबूत और सिक्योर करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सारे जो हम लोग ने बात की है उसके सारे आंकड़े, सब सारे इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश एक्सपीरियंस द हाईएस्ट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड ग्रॉस वैल्यू आउटपुट while its growth in crops was 48% at rupees this, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ फिशिंग एंड एक्वाकल्चर तभी ये टॉप किया है इन्होंने। क्रॉप्स मतलब लैंड क्रॉप्स, टेरेस्ट्रियल क्रॉप्स प्लस फिशिंग पे बहुत ध्यान देके हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं, मतलब हाईएस्ट ग्रॉस वैल्यू आउटपुट अटेन किया है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट राइज ऑफ ओवर 300%, बाप रे, ठीक है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मध्य प्रदेश है वो द टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग हाईएस्ट 56.7% ग्रोथ विद ओनली क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप मतलब दाल चावल गेहूं ये सब, एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल बोथ, क्योंकि यहाँ पे इनके पास फिशिंग थी इसलिए इन्होंने टॉप किया है। लेकिन सब अगर क्रॉप्स की बात हो तो सिर्फ मध्य प्रदेश ऐसा है जिसने टॉप किया है, ठीक है। तो टॉप 5 स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश ऑब्वियसली, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु से आपको याद आना चाहिए, नहीं मिल पाएगी मेघा, मिल मतलब 60% वाटर कनेक्टिविटी फंक्शनैलिटी नहीं होगी, टैप वाटर कवरेज, तो मिल नहीं पाएगी मेघा, मेघा मतलब मेघालय, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसे ऐसे दिमाग में, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें कुछ भी चीज़ आती है तो आप मेरी ट्रिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपको ये होगा कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, चलो मुझे याद है, प्लस इंटरलिंकिंग होगी तो बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ों में, ठीक है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, कोई और आए आपको यही उठा के फिर से वीडियो नहीं देखना है, मैंने बता दिया कि ना मिल पाएगी मेघा, तो कहीं आप अगर कुछ ऐसी न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं, कोई फनी न्यूज़ भी देख रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा अच्छा ऐसी ऐसी बात थी तमिलनाडु और मेघालय को भी लेकर, बस याद हो गया। देखिए फनी में भी आप ऐसे टाइम आप यूटिलाइज करेंगे, फनी भी देख रहे तो भी आप कहीं टाइम यूटिलाइज हो, ठीक है दोस्तों। तो एग्रीकल्चर में तो आंध्र प्रदेश है और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। नहीं होगा तो सब मैड हो जाएंगे, ठीक है, अगर क्रॉप नहीं बढ़ेगी या ग्रोथ नहीं होगी तो सब पागल हो जाएंगे ना, मैड हो जाएंगे, तो इसलिए मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे एक देखिए मैंने आपको एक और वो बता दिया ट्रिक, मैड नहीं होना है तो हाईएस्ट ग्रोथ इन क्रॉप्स, ठीक है, मैड मतलब मध्य प्रदेश, मैड नहीं होना है तो हाईएस्ट ग्रोथ इन क्रॉप्स, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका क्वेश्चन है, द 15th ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 वाज रिलीज्ड इन विच इंडिया स्लिप्ड 6 प्लेसेस टू। तो अभी आपको ये अगर पता होगा पिछले साल कितनी रैंक थी तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पिछले साल की भी तैयारी को बताएगा कैसी है और इस साल की भी तैयारी को बताएगा कैसी है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं 101, 102, 104 या 107। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 107, ठीक है दोस्तों। 6 प्लेसेस गिरी है तो पहले 101 थी इंडिया, 6 प्लेसेस गिरी तो 107 पे आ गई, ठीक है। बहुत ही डिसहार्टनिंग और डिसअपॉइंटिंग चीज़ है दोस्तों ये,
ठीक है, बहुत ही तकलीफ होती है, पर क्या कर सकते हैं अब, इतना एक तो इतनी पॉपुलेशन है, तो बहुत ही लास्ट माइल डिलीवरी, बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन सरकार को इसमें कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। सरकार से ज़रूर क्वेश्चन करना चाहिए, कम से कम आप बेसिक हंगर तो आप सबकी मतलब पूरी जनता की देश की हटा सकते हैं, तो इसमें सरकार भी जिम्मेदार है, इसमें विपक्ष भी जिम्मेदार है, और इसमें जितनी भी सरकारें आई हैं आज तक, कांग्रेस और बीजेपी ही मुख्यतः, दोनों ही सरकारें, दोनों ही सरकार के नेताओं को क्वेश्चन करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। ये कलेक्टिव मिस्टेक है या कलेक्टिव डाउनफॉल है, डाउनफॉल नहीं, कलेक्टिव डिसअपॉइंटमेंट है, ये अपना कलेक्टिव फेलियर जिसको कहेंगे, ये अपना कलेक्टिव फेलियर है। किसी एक पे आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, ठीक है दोस्तों। एक कलेक्टिव फेलियर है जिसकी कलेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को लेनी चाहिए। तो 15 ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो हुआ है, इन विच इंडिया 6 प्लेसेस स्लिप कर गई है टू रैंक एट 107 आउट ऑफ 120 कंट्रीज, ठीक है। इंडिया की जो हंगर है वो सीरियस है, ठीक है। 2021 में इंडिया की रैंक थी 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। 2020 में कौन सी थी? 94, ठीक है दोस्तों। तो 94 में 7th गिरी और इस साल 6th गिरी, ठीक है दोस्तों। 94, 101, 107, तो आपको तीनों याद होना चाहिए। आपको आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बहुत कारगर हो सकता है ये चीज़, मतलब कि आप बता सकते हैं कैसे डाउनफॉल हो रहा है इंडिया का इन हंगर टर्म्स, इन हंगर इंडेक्स, ठीक है, नॉट इन जनरल, ठीक है। इन हंगर टर्म्स हाउ इंडिया इज फेलिंग द नेशन, फेलिंग द कंट्री, इंडिया इज फेलिंग द पीपल, इट्स पीपल, ठीक है। तो जीएचआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। इट्स अ पीर रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट सिंस 2000, ठीक है, सिंस 2000 ये पब्लिश हो रही है, और जो ट्रैक करती है हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल्स, ठीक है। इट इज़ जॉइंटली पब्लिश बाय यूरोपियन एनजीओज कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है, तो जर्मन लग रही है, ठीक है कोई। हाँ, इट्स एम इज़ टू ट्रिगर एक्शन टू रिड्यूस हंगर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या करती है क्या नहीं इससे मतलब नहीं है, पर जो इसकी थोड़ी सी मेथोडोलॉजी में भी क्रिटिसाइज़ किया गया था इसको, पर इससे मतलब नहीं है। अगर हम इसी को देखें तो मोटा मोटा ये बात तो सही है ना, कि इतने लोग हमारे यहाँ रोज़ भूखे सोते हैं, हंगर कितनी सीरियस प्रॉब्लम है अपने यहाँ, ठीक है। तो आप खाना वेस्ट मत करा करिए, अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानिए कि आपको 2 रोटी का खाना दो रोटी आपको रोज़ मिल जाती है बिना कोई स्ट्रगल की। मतलब जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम जैसे लोग हैं जो घर में बैठ के बस तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कोशिश करिएगा खाना ना वेस्ट हो, थोड़ा कम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर खाना वेस्ट मत करिए, ठीक है। देख रहे हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशंस, ऐसी इंडेक्स, ऐसी रैंकिंग्स आपके सामने आती है तो आपका दिल पसीज जाता है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा बोर नहीं करूँगा अपने लेक्चर से, तो आपको याद रखना है कि 101 से 107 पे चला गया है, ठीक है इंडिया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू 2022 मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इंडिया रैंक्स आउट ऑफ 44 कंट्रीज, ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के अंदर, आउट ऑफ 44 कंट्रीज, ठीक है दोस्तों। इंडिया की रैंक क्या है? तो आपके ऑप्शन है 31, 22, 44 या 41। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 41, ठीक है। तो जो CFA इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ग्लोबल पेंशन इंडेक्स निकाला है, जिसके अंतर्गत इंडिया रैंक्स 41st आउट ऑफ 44 कंट्रीज एज कम्पेयर टू 40th पोजीशन आउट ऑफ 43 कंट्रीज इन 2021, मतलब रैंक गिरी है एक, ठीक है। तो दोस्तों 41 रैंक है, ठीक है। कौन सी रैंक है? 41। तो याद रखना है आपको दोस्तों, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। 41 में आप जानते हैं हिंदी में 41 को 41 कहते हैं, तो 41, एक ताली में पेंशन मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा अपना हवाबाजी टाइट करने के लिए लोग बोलते हैं ना, अरे एक चुटकी में हो जाएगा काम, वैसे ये पेंशन वाले बोलते हैं एक ताली में काम हो जाएगा। एक ताली मतलब 41, ठीक है, 41, ठीक है दोस्तों। 41 रैंक है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। कौन लॉन्च करता है? CFA इंस्टीट्यूट, ठीक है, CFA इंस्टीट्यूट लॉन्च करता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। और पिछले साल रैंक थी 40, ठीक है। अभी इस साल तो इनोवेशन हुआ तो 40, अलीबाबा 40 चोर हो गया इंडिया का, मतलब 40th रैंक थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, किसके साथ? IT के साथ। IT मतलब दोस्तों इंडिया और तुर्की, ठीक है दोस्तों। तो तुर्की के साथ पहली बार इंडिया ने टॉप 40 में एंट्री मारी थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है दोस्तों। अब ये इनके क्या क्या बेंचमार्क्स है, चलिए ये भी पढ़ लेते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है वैसे। इट असेसेस द पेंशन सिस्टम अंडर 3 सब हेड्स ऑफ एडिक्वेसी, सस्टेनेबिलिटी और इंटेग्रिटी, ठीक है।
तो इसको याद करने के लिए आपको आसान से बेंचमार्क है तो सही से पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि लोग वृद्ध हैं वो अपनी पेंशन पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सही से पेंशन मिलनी चाहिए, सही मतलब सस्टेनेबल होना चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए और इंटेग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये जो 3 सब हेड्स हैं इंपॉर्टेंट, ये सही से एक ताली में पेंशन मिल जाएगी, ठीक है। एक ताली मतलब 41 रैंक है, पिछले साल कौन सी थी, 40 रैंक थी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मीडियन मोबाइल डाउनलोड स्पीड्स, मतलब मोबाइल डाउनलोड स्पीड जो है और फिक्स ब्रॉडबैंड जो है उसकी स्पीड में इंडिया की कौन सी रैंक है, मतलब फेल हुई है, लिखा है फेल फ्रॉम 117 टू डैश डिस्पाइट एन इंक्रीज इन स्पीड फ्रॉम 13.52 Mbps इन अगस्त 2022 टू 13.87 Mbps, मतलब 13.52 से बढ़ के 13.87 हो गई थी एमबीपीएस स्पीड, पर फिर भी रैंक गिर गई है। तो रैंक कितनी गिरी है, 117 से क्या कहाँ आ गए हम लोग, तो आपके ऑप्शन है 118, 119, 121 या 123। तो दोस्तों देखिए स्पीड में मार्जिनल ही इंक्रीज हुआ, 13.52 से 0.87 पहुंची है, ठीक है दोस्तों, मतलब ये पहुंची है 0.35, ठीक है। 0.35 तो ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो 117 से रैंक हमारी 118 हो गई है, ठीक है दोस्तों, मार्जिनली ड्रॉप हुई है। दोस्तों हो सकता है क्वेश्चन ना पूछा जाए, पर फिर भी मैं सारे डायमेंशन और सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट जो है वो कवर करा देना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू ओक्लाज स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, इंडिया ड्रॉप द रैंक इन बोथ मीडियम मोबाइल नेटवर्क स्पीड्स एंड फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड्स डिस्पाइट मार्जिनली हायर डाउनलोड स्पीड्स इन सितंबर 2022 कंपेयर टू अगस्त 2022। तो 117 से 118 हो गई है, जबकि जो मोबाइल स्पीड है 13.52 से बढ़ के 13.87 हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए और ये जो चाइना है ये डोमिनेट करता है, ऑब्वियसली वही डोमिनेट करेगा। विद याद रखिए ये शांघाई, ठीक है, शांघाई ना कि बीजिंग बल्कि शांघाई, इनके यहाँ शांघाई बहुत डोमिनेट करता है हर चीज़ में, ठीक है। तो शांघाई की जो वो है वो टॉप की है विद द मीडियन डाउनलोड स्पीड ऑफ बाप रे 1.863 Mbps फॉर मोबाइल नेटवर्क एंड बीजिंग लीडिंग इन ब्रॉडबैंड फिक्स ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड के बारे में पूछा जाएगा तो बी से बीजिंग, बी से ब्रॉडबैंड, और मोबाइल से पूछा जाएगा तो शांघाई, ठीक है। क्योंकि मोबाइल आप संग लेकर चल सकते हैं, संग यहाँ RSS संग नहीं, संग साथ में, ठीक है। तो ये मोबाइल संग ले चल सकते थे, इसलिए मोबाइल स्पीड सबसे ज़्यादा शांघाई की है, और ब्रॉडबैंड अब बी से ब्रॉडबैंड, बी से बीजिंग, ठीक है दोस्तों। स्पीड तो देखिए बाप रे 238.86 Mbps, ठीक है, और अपनी इनकी 3 गुना, अरे बाप रे, ठीक है, 3 या 4 गुना ऑलमोस्ट। तो दोस्तों अपने यहाँ तो 117 से 118 पे गिर गई है, ठीक है रैंकिंग। सबसे ज़्यादा मैंने बता ही दिया, क्योंकि मोबाइल आप संग ले चल सकते हैं, इसलिए शंघाई सबसे ज़्यादा स्पीड देगी, और ब्रॉडबैंड में बी से ब्रॉडबैंड, बी से बीजिंग, ठीक है दोस्तों। सारे डायमेंशन देखिए कवर हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द सेंटी मिलियनेयर रिपोर्ट द इमर्जेंस ऑफ न्यू क्लास ऑफ सुपर रिच, द फर्स्ट एवर ग्लोबल स्टडी, फर्स्ट है तो आप ऑलरेडी इंपॉर्टेंट समझ ही गए होंगे, तो फर्स्ट एवर ग्लोबल स्टडी ऑफ सेंटी मिलियनेयर्स, इंडिया हैज़ डैश हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंटी मिलियनेयर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया हैज़ सेकेंड या इंडिया हैज़ थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंटी मिलियनेयर्स, और फोर्थ और फिफ्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है थर्ड, ठीक है। तो ये जो नई सेंटी मिलियनेयर रिपोर्ट आई है, पहली है, मेडन रिपोर्ट है, द इमर्जेंस ऑफ न्यू क्लास ऑफ सुपर रिच, इंडिया हैज़ अ थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंटी मिलियनेयर्स इन द वर्ल्ड, सरपासिंग यूके, स्विट्जरलैंड एंड रशिया, ठीक है। अब देख लेते हैं, बाय 2032 इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सरपास चाइना जो कि नंबर 2 पे है एज फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर सेंटी मिलियनेयर्स, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया था सेंटी मिलियनेयर रिपोर्ट, हेनले एंड पार्टनर्स ने, ठीक है। A world leading residence and citizenship इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म, ठीक है। पहले नंबर पे ऑब्वियसली यूएस ही है, ठीक है। सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे इंडिया है, ठीक है दोस्तों। ये तो याद रहेगा, इसमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में हर तीसरा आदमी बहुत सुपर रिच है, ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप ऐसे, हर तीसरा आदमी सुपर रिच है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु टॉप्स ईडल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 एंड रिक्लेम्ड इंडियाज मोस्ट जेनरस टाइटल। जेनरस मतलब होता है दानवीर, बहुत दरिया दिल या बहुत ही देने का भाव रखने वाला, ठीक है। फिलैंथ्रोपी मतलब जो समाज के लिए काम करे, सोशली रिस्पॉन्सिबल
चीज़ें करें, ठीक है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं किरण मजूमदार शॉ, मतलब किरण शॉ, शिव नादर, अजीम प्रेमजी या रतन टाटा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रतन टाटा, आप सोच रहे होंगे, जो कि गलत है। प्रेम जी आप सोच रहे होंगे, ये भी गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर है शिव नादर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इडिल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट है, ये टॉप किया है शिव नादर ने, ठीक है। शिव नादर जी ने टॉप किया है। शिव नादर, द फाउंडर ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज, हैज टॉप्ड इडल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट एंड रिक्लेम्ड द इंडियाज मोस्ट जेनरस टाइटल विद एनुअल डोनेशन ऑफ दिस करोड़, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है अजीम प्रेम जी। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए आप बहुत आसान ट्रिक है, ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल या कह सकते हैं ये पर्सनल चीज़ है, थोड़ा सा रिलीजियस है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे हम लोग कुछ मांगते हैं तो सब सब यही कहते हैं, अरे भोले बाबा से मांगो जल्दी मान जाएंगे, ठीक है। भोले बाबा बहुत दान दान टाइप के होते हैं, मतलब दानवी टाइप के होते हो, बहुत उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न होकर चीज़ें दे देते हैं। उनको उन्होंने भस्मासुर को वो दे दिया था ना, भस्मासुर शायद रावण को वो दिया था, ठीक है। ज़्यादा मुझे इस बारे में पता नहीं है, पर ये पता है कि शिव जी, भोले भगवान सबसे ज़्यादा आराम से दे देते हैं, आपकी मन्नत पूरी करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको वो तो पता ही होगा, 16 सोमवार व्रत वाला, वही देखिए बहुत बड़ी है, ठीक है। तो खैर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको याद रखना है, जो एडल गिव हुरून फिलेंथ्रफी है वो शिव नादर जी ने टॉप किया है, क्योंकि शिव भगवान सबसे ज़्यादा दे सकते हैं, सबसे ज़्यादा जेनरस हैं। भगवानों में सबसे ज़्यादा जेनरस कौन है? शिव जी है। तो इसीलिए, और इंसानों में कौन है अपने यहाँ? शिव नादर, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो शिव जी सबसे ज़्यादा जेनरस हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान सी चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश बाय OAG एविएशन वर्ल्ड वाइड लिमिटेड इन अक्टूबर 2022, दिल्ली एयरपोर्ट ऑल्सो नोन एज IGI, मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली, हैज़ बीन नेम्ड एज वर्ल्ड्स डैश बिजिएस्ट एयरपोर्ट बाई सीट्स। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो दिल्ली में, उसकी क्या रैंक है अकॉर्डिंग टू एज पर बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट बाई सीट्स, ठीक है दोस्तों। तो आपके ऑप्शन हैं 10th, 11th, 12th या 13th। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 10th, ठीक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट जो इंटरनेशनल अपना IGI दिल्ली वाले हैं, वो उसका स्थान 10वां है, ठीक है। और पिछले साल उसका स्थान, पिछले साल नहीं शायद 2019 में उसका स्थान 14th था, ठीक है। अब वो 10 पे आ गए हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश बाय OAG एविएशन वर्ल्ड वाइड, दिल्ली एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड एज वर्ल्ड्स 10th बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट बाई सीट्स, ठीक है। और इसमें टॉप किसने किया? अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिमेन द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद दुबई का, और उसके बाद टोक्यो का, ठीक है। टोक्यो मतलब ये हैनेदा एयरपोर्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पहला तो अटलांटा जैक्सन इंटरनेशनल हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और दिल्ली का स्थान 10वां है, ठीक है। NH10 वहीं से गुजरता है, तो आप याद रखिएगा कि 10वां स्थान दिल्ली का है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश्ड एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हु पब्लिश एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट। तो आपके ऑप्शंस हैं यूनेस्को, प्रथम, यूनिसेफ या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट टाइटल्ड एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, the school to work transition process in India is still facing severe challenges, and a lack of coordinated effort has resulted in an isolated skilling system that has not been able to reach its full potential। अगर आप किसी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव देंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेटा है कि हमारे जो स्किलिंग प्रोसेस में या स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन में क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है दोस्तों। तो और ये भी हाईलाइट करता है हाउ डिजिटल एंड अदर टेक्नोलॉजीज कैन ब्रिज लर्निंग गैप्स। तो वे फॉरवर्ड में आप इसको लिख सकते हैं, और प्रॉब्लम्स में आप इसको लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर आप मतलब डिस्क्रिप्टिव कोई एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है। तो WEF लॉन्च्ड एजुकेशन 4.0 इंडिया इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ एंड युवा, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, ये एजुकेशन 4.0 जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ने रिलीज़ किया है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा खासा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसने की है?
एजुकेशन 4.0 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है, ठीक है। इनकी एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत में बहुत सी दिक्कतें हैं अभी स्किलिंग में भी और स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन में भी, ठीक है दोस्तों। और इसको कौन कौन ब्रिज कर सकता है, डिजिटल और अदर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ई से एजुकेशन है, ई से इकोनॉमिक है, इस तरह आप याद रखिएगा, ठीक है। छोटी सी है, मतलब आप ये याद रखिएगा जितना बड़ा एजुकेशन उसका हाफ WEF, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ई इसमें भी आता है, ई इसमें भी आता है। तो एजुकेशन से एजुकेशन, इकोनॉमिक एजुकेशन, ठीक है। तो WEF याद रखिएगा, WEF। तो ई दोनों जगह है और छोटा ई है, मतलब छोटा लेटर है, ये बहुत बड़ा नहीं है। तो एजुकेशन 4.0 WEF, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग और किसने मिलकर एक जॉइंटली एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ लेड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एंड इंडियाज रिस्पॉन्स, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लेड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एंड इंडियाज रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का नाम है। तो इसको मिलके किसने किसने लिखा है, तो पहले तो आपको पता ही चल गया नीति आयोग ने लिखा है, तो किसके साथ मिलके। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट मतलब टेरी, नासी मतलब नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, या सर्व साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो दोस्तों आपका सही आंसर है CSIR, ठीक है। तो नीति आयोग और CSIR ने जॉइंटली प्रिपेयर किया एक रिपोर्ट जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ लेड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एंड इंडियाज रिस्पॉन्स, ठीक है, विच फाउंड दैट इंडिया बियर्स द हाईएस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेल्थ एंड इकोनॉमिक बर्डन ड्यू टू लेड पॉइजनिंग, बाप रे, ठीक है। जो एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है उसने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था अंडरस्टैंडिंग लेड पॉइजनिंग। खैर आपको ये याद नहीं रखना, आपको यही याद रखना है कि नीति ने CSIR के साथ मिलके लेड पॉइजनिंग के लिए एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। जॉइंटली प्रिपेयर्ड रिपोर्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। नीति ने काउंसिल, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं नीति काउंसिल, आयोग मतलब ऐसे काउंसिल ही होता है, ठीक है। एक आप याद कर सकते हैं। तो नीति आयोग ने लीड की है, नीति आयोग लीड करता है ना, नीति काउंसिल लीड करती है, ठीक है। नीति काउंसिल लीड करती है, काउंसिल मतलब CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल। तो आप दोनों को मिला के ये सोच सकते हैं कि ये लीड कर सकते हैं। लीड मतलब लेड पॉइजनिंग पे जो भी जॉइंट रिपोर्ट आई है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, लेड रिपोर्ट आप कहीं देखेंगे तो आप उसको लीड पढ़ेंगे। लीड कौन कर रहा है, नीति काउंसिल। नीति काउंसिल का मतलब क्या है, नीति आयोग और CSIR, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इज ए फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ IUCN, WWF, UNEP मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या WHO। तो दोस्तों इसका आराम से सीधा आंसर है WWF, ठीक है दोस्तों। तो ये जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है ये WWF की फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022, अ फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर मॉनिटर्ड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन सच एज मैमल्स, बर्ड, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स सिंस 1970, ठीक है। ये 14वां एडिशन है। 14 एडिशन और किसका था, 14 फरवरी, मतलब स्पाइसेस जाएंगे कहाँ, मुंह में, ठीक है। मुंह मतलब मुंबई। तो ये किसको किसको यूज़ करती है, यूटिलाइजेस अ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग लिविंग प्लैनेट इंडेक्स प्रोवाइडेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे लंदन, ठीक है। ये याद रखना है, ये पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है जियोलॉजिकल सर्वे लंदन को यूज़ करता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है L से लिविंग, और ये किसको यूज़ करता है, लंदन को, L से लंदन, ठीक है। अब LPR इसको याद रखेंगे, LPR लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन करता है, WWF, ठीक है, WWF। अब WHO भी बोलेंगे, आपकी 3 लेटर इसमें भी है, पर इसमें है, पर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं जनरली लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट पब्लिश करेगा, क्योंकि वो फंगल रिलेटेड या एंटी माइक्रोबियल चीज़ें रिलीज़ करता है। लिविंग प्लैनेट मतलब एक वाइब्रेंट प्लैनेट जिसमें एनिमल्स भी आते हैं, इसलिए WWF करेगा। और लिविंग प्लैनेट में कौन यूज़ कहाँ से डेटा यूज़ किया जाता है, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है दोस्तों। ये याद होगा आपको, हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम में आगे बढ़ जाएंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, कभी आप फिर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये जो मैंने ट्रिक याद कराई है कि लिविंग से L से लिविंग और L से लंदन, तो ये किसकी डेटा यूज़ करता है, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की, ठीक है दोस्तों। और LPR है मतलब लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है, तो उस हिसाब से एक एक लेटर सब में है, मतलब 3 लेटर का है ये LPR और 3 लेटर का ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन WWF, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी लीड्स इंडेक्स लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लॉन्च किया गया है, ये 4th लीड इंडेक्स था, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ
ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया था 4th लीड्स इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या क्या, इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले देख लेते हैं इसको प्रिपेयर कौन करता है। तो दिस इज प्रिपेयर्ड बाय लॉजिस्टिक्स डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, DPIT और अर्नस्ट एंड यंग। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। DPIT मिलके अर्नस्ट एंड यंग के साथ इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है और पब्लिश करता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट वो है, मतलब रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं स्टेट से संबंधित। तो आंध्र प्रदेश, आसाम एंड गुजरात आर अचीवर्स। ठीक है, तो ए से अचीवर, ए से आंध्र प्रदेश, ए से आसाम। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये भी याद आएगा होगा, ए से आंध्र की बात हो रही है तो एग्रीकल्चर में ये सबसे आगे है, एग्रीकल्चर में और अलाइड ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में सबसे आगे है। और अगर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर नहीं होगा अच्छा तो सब ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स ओनली। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे क्यों है, क्योंकि इसमें फिशिंग भी इंक्लूडेड है, इसलिए आंध्र प्रदेश नंबर 1 बन जाता है। ये मैं दूसरी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, होप आप लिंक कर पा रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए जो लीड इंडेक्स की बात हो रही है उसमें देख लेते हैं कौन कौन कहाँ पे है। तो दोस्तों अचीवर्स में तो मैंने बताया ना, AAG मतलब आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, आसाम, इधर से गुजरात। ठीक है, वैसे तो लैंडलॉक स्टेट में आपको याद रखना है, लैंड में आना है। ठीक है, लैंड पे आना है, आना मतलब हरियाणा। ठीक है, तो लैंड पे आना है, लैंड पे आना है। कोस्टल में बता ही दिया है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोस्टल में आंध्र प्रदेश अचीवर है, ए से अचीवर, यहाँ पे ए से लैंड में आना अचीवर, अचीवमेंट है। ठीक है, ANA मतलब लैंड से आना, मतलब लैंड पे आना है ना, पानी में नहीं आना है, लैंड पे आना है। तो लैंड पे आना है तो हरियाणा से आना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आसाम। ठीक है, और यूटी में चंडीगढ़। ठीक है, तो ये लीड्स के अचीवर्स हैं, लीड्स के जो अचीवर्स हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों हैं, वो ये हैं। ठीक है, लैंड पे आना है कोस्टल आंध्रा, नॉर्थ ईस्ट में शाम को मिलना है अचीव करने के लिए, और यूटी है चांदी से अचीव करेंगे, चांदी चांदी मतलब चंडीगढ़। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। फास्ट मूवर्स देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, सिक्किम, त्रिपुरा, पुदुचेरी। और एस्पायरर्स में भी देख लेते हैं। तो खैर इतना तो डीप में नहीं पूछेंगे कि झारखंड कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है। आपके पर्टिकुलर स्टेट सिविल सर्विसेज में बहुत ज़रूर पूछ सकते हैं कि किस कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए बिहार का भी BPSC होने वाला है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो वो पूछ सकते हैं किस सेगमेंट में बिहार लाया करता है, अचीवर्स में कि फास्ट मूवर्स में कि एस्पायरर्स में। तो आपको पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, आप जिस स्टेट के सिविल सर्विसेज में, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में अपीयर होने वाले हैं, उसके पर्टिकुलर चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ से तो आपने याद कर लिया, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, ये मतलब वनडे एग्जामिनेशन में जो ऑल इंडिया लेवल पे होंगे उसमें पूछा जा सकता है। तो आपने बताया कि लैंड में आना लॉक है, मतलब लैंड पे आना मतलब हरियाणा, कोस्टल आंध्रा है, नॉर्थ ईस्ट में शाम को मिलके अचीव करना है, और यूटी में चांदी दे के अचीव करना है, चांदी दे के लीड ले लेना है। ठीक है, तो चंडीगढ़। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु पब्लिशेस नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन पब्लिश करता है, हु पब्लिशेस NDC सिंथेसिस रिपोर्ट। आपके ऑप्शंस हैं WHO, ह्यूमन राइट्स वॉच, IUCN या UNFCCC। तो दोस्तों इसका सही आंसर है UNFCCC। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन इट्स NDC सिंथेसिस रिपोर्ट। नेशनल डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन आपको बता दूं संक्षेप में, ये होता है कि हर कंट्री अपनी तरफ से एक नेशनली डिटर्मिन्ड गोल्स प्रोवाइड करते हैं कि हम इतना 30% कार्बन कम करेंगे, कि 60% कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, जो ट्रांजिशन लाना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में वो कितने तक अचीव करेंगे, कितना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हटाएंगे अपने कंट्री से। ठीक है, तो ये एक नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो एक कंट्री खुद अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। ठीक है, तो उसी को एक रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है जिसको नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और ये कौन वो करता है, इसकी पब्लिकेशन है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की। ठीक है दोस्तों, तो ये नेशनल डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस और क्लाइमेट एक्शन प्लान्स, स्पेसिफिक वर्ड है क्लाइमेट एक्शन प्लान्स ऑफ 193 पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट वर एग्जामिन्ड बाय
UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो NDC रिपोर्ट जो है वो एक क्लाइमेट एक्शन प्लान है। जैसे इंडिया का है कि 33% फॉरेस्ट होना चाहिए इंडिया के लैंड पे, और 33% तक 2047 में कुछ कुछ कर लेंगे, 33% अचीव कर लेंगे, ऐसे कर करके इंडिया के भी मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो डेटा है काफ़ी, तो काफ़ी दिमाग से मिस हो रहे हैं। पर एक क्लाइमेट एक्शन प्लान है, जैसे इंडिया में 2008 में सोलर मिशन, वाटर मिशन, ऐसे कर करके चीज़ें लॉन्च की गई थी। तो ये क्लाइमेट एक्शन प्लान्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको कौन पब्लिश करता है? इनको यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इंडियाज पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एट 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट आर बिलो द वर्ल्ड एवरेज ऑफ इन 2020। तो इंडिया का जो पर कैपिटा GHG एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, वो 2.4 है, ठीक है। पर वर्ल्ड का कितना है आपको ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इसको कहीं भी डिस्क्रिप्शन, अगर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर की प्रैक्टिस करें तो ये बहुत ही कमाल का डेटा है, एक बेहतरीन डेटा है मैं कहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके ऑप्शन है 8.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड, 11.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड, 6.3 कार्बन डाइऑक्साइड, या 8.3 कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 6.3 टन अच्छा यहाँ पे दोनों ये सेम हो गए, तो इसको ध्यान में दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है वर्ल्ड का एवरेज, ठीक है। वर्ल्ड का जो ग्लोबल ग्रीन हाउस, अरे सॉरी ग्लोबल कह रहा हूँ, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की जो वो है रेट है वो 6.3 है, ठीक है। तो एज पर रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम टाइटल एमिशन गैप रिपोर्ट, ठीक है, याद रखिए emission gap report, the closing window, India's per capita GHG emissions at 2.4 carbon dioxide ton equivalent are below the world average of 6.3, ठीक है। तो 2.4 इंडिया का है और 6.3 वर्ल्ड का है, ठीक है। देख लीजिए हम लोग कितना कम इस्तेमाल करते हैं। Among G20 nations, emissions of India are about half of the G20 average, देखा, whereas Saudi Arabia has more than twice the G20 region। सबसे ज़्यादा G20 में सऊदी अरेबिया, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, पर सऊदी अरेबिया जो है वो मोर देन ट्वाइस द T20 रीजन, बाप रे, ठीक है। G20 सॉरी, T20 अभी उस गम से उबर नहीं पाए हैं इंडिया की हार से, ठीक है। तो G20 रीजन, तो इंडिया का 2.4 है और वर्ल्ड का है 6.3, है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी इंडेक्स और रैंकिंग्स पे वीडियो। आशा करता हूँ पसंद आया होगा, और इससे भी ज़्यादा मेरा ये चाहत है कि आपको ये हेल्प करे आपके फाइनल एग्ज़ाम मतलब लाइव एग्ज़ाम में, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और आपके माँ बाप को अच्छा फील हो, ठीक है दोस्तों। खूब मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत से ही आप अपना सपना और अपने माँ बाप का सपना सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, साथियों अपना ध्यान रखिएगा। हर बार कहता हूँ अपने मम्मी पापा का स्पेशल ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही सेल्फलेसली आपकी सक्सेस की राह देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। सर्दी आ गई है, ध्यान रखिएगा, ठंड ना लग जाए, अच्छे से कपड़े पहनिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।